नमस्कार। नंदीग्राम में चुनावी प्रचार के उफान पर आज शाम विराम लग गया। पश्चिम बंगाल की ये एकमात्र सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं। इस एक सीट पर जीत के बहुत मायने हैं। यहाँ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उनकी ही पार्टी से निकले, उनके एक समय विश्वस्त सेनापति रहे, इस इलाके में पारिवारिक रसूख रखने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं। ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता रहा है। कोलकाता में सत्ता संभालने के बाद शुभेंदु ने ही ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम की योजनाओं का रखरखाव किया था। शुभेंदु ने 2016 में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन शुभेंदु के बीजेपी के साथ जाने पर ममता अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहां पर चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर लगातार प्रचार करती रहीं। आज टीएमसी का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो था तो बीजेपी का 10 किलोमीटर लंबा। 1 अप्रैल को यहां वोटिंग होनी है। रविवार से ही ममता बनर्जी यहां मौजूद हैं और वोटिंग होने तक रहेंगी। वो कहती रही हैं कि अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती। आज कहा कि ठंडा ठंडा कूल कूल होकर वोट करना। ঠান্ডা মাথায় ভোট করবেন তো। ঠান্ডা মাথায় ঝগড়া করলে একদম চোখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল দিদি বলেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল ভোট করতে হবে তৃণমূল। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল ভোট পাবে জোড়া ফুল। तो नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलन ने वाम दल के चौथी सेल के शासन पर लगाम लगाई थी। 14 मार्च 2007 के दिन जमीन अधिग्रहण के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिनमें 14 लोगों की जान चली गई थी और इसी ने ममता शासन की नींव रखी थी और 4 साल बाद उन्हें सत्ता थमा दी थी। तो आज गृह मंत्री ने बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए कहा है कि यहां जीत बीजेपी की होगी और बंगाल की राजनीति में बदलाव आएगा। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। बहरहाल लेफ्ट की तरफ से मीनाक्षी मुखर्जी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन 2 दिग्गजों के बीच उनका प्रचार सादगी भरा दिख रहा है। गौरतलब है कि यहाँ 30% मुस्लिम आबादी है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर आक्रामक धार्मिक नारे लगा रही हैं, तो ममता भी चंडी जाप कर बीजेपी के प्रचार का जवाब दे रही हैं। नंदीग्राम में जीत के लिए किसका प्रचार ज्यादा कारगर है? क्या लोकल और बाहरी का खेल चलेगा? क्या धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कारगर होगा? क्या व्हील चेयर पर बैठी ममता बीजेपी की चुनावी मशीनरी को मात दे पाएंगी? क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़ना ममता का मास्टर स्ट्रोक होगा या बीजेपी के लिए जीत की चाबी? चर्चा करेंगे आज 9 बजे इस कार्यक्रम प्राइम टाइम में, लेकिन पहले अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। बार बार कार्यकर्ता आमने सामने हो रहे हैं, तृणमूल के और बीजेपी के भी, और इसी से यहाँ तनातनी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले कि बार बार सेंट्रल फोर्सेस को भी बुलाया जा रहा है। तनातनी के बीच चुनावी रंग, गीत संगीत, चौंकिए मत, यही बंगाल का कमाल है। 2 पुराने सहयोगियों का ये नया मुकाबला है जिसके लिए नंदीग्राम तैयार हो रहा है। प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह आए, 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह की जो रोड शो था नंदीग्राम में, उसके लिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह के व्यापक इंतजाम किए थे। और अगर रिजवान आपको इस सड़क को दिखा पाए जहां पर टनों गुलाब और दूसरे फूल यहां पर गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए बिछाए गए थे, तो ये एक तरह से आपको ये बताता भी है कि आजकल के चुनाव में जो एक प्रतीक कहे जाए या संसाधन कहे जाए वो कितने अहम है। ममता बनर्जी भी प्रचार के आखिरी दिन फिर व्हीलचेयर पर निकली। शुभेंदु अधिकारी पर जमकर बरसी। शुभेंदु हर रैली में उन्हें ममता बेगम बताते रहे। ममता के इस मुकाबले में डस लेने से फोटो बना देने वाले मिथुन चक्रवर्ती भी आए। वैसे इस नए संग्राम के लिए नंदीग्राम जाने वाली सड़क को फिर से बिछाया गया है। मुकाबला हाई प्रोफाइल है, रैलियों में रंग है, लेकिन नंदीग्राम रूखा सूखा बेरंग। हल्दी नदी का पानी यहाँ के माहौल में उमस भरता है। गर्मी है, तपिश है और बेचैनी सियासी दलों के पारे में भी महसूस की जा सकती है। रास्ते पोस्टर बैनर झंडों से पटे पड़े हैं।
रैली में आने वाले लोग भी पार्टी की ही पोशाक सरीखे दिखते हैं। हरिपुर नहर के किनारे चलते हुए कुछ ही दूर पर रैयापाड़ा आता है। यहाँ विष्णुपद भुइयां के 2 मंजिला मकान में ममता बनर्जी का चुनावी कार्यालय है और उसी मकान में ममता के रहने के लिए कुछ कमरे भी हैं। पास के खेतों में हेलीपैड बनाया गया है। यहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के प्रचार में दीवारें पुती हुई हैं, ममता के पोस्टर भी हैं। नंदीग्राम में 30% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में दोनों दल ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ताना बुनने में जुटे हैं। ममता चंडी पाठ करती हैं तो शुभेंदु सीधे हिंदुओं को खतरे में बताने लगते हैं। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। आपने तो ममता बनर्जी को बेगम बना दिया। हाँ, बेगम ही तो है। कलमा पढ़ रही है। गाड़ी গুলো আপনারা একটু সাইড করে নিন। कलमा हिंदू मंत्र स्तोत्र गलत और कलमा सही। बेरुलिया में ममता को चोट लगी थी। आज भी वो व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन उससे ही रोड शो कर रही हैं। जगह जगह अपनी चोट और नंदीग्राम संघर्ष का जिक्र भी करती हैं। बीजेपी के चुनौती के अलावा एक और बात है जो मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशान कर रही है और इसी की वजह से वो नंदीग्राम की सड़कों पर हैं। वो भी 8 दिन से। वो हैं संयुक्त मोर्चे की युवा प्रत्याशी मीनाक्षी मुखर्जी। मीनाक्षी के पास न तो चॉपर है न गाड़ियों का रेला। वो पैदल चलती हैं या खुले ऑटो में। 17 पंचायतों तक घूमती रही हैं। उनके भाषण में धर्म नहीं है, रोजगार है। ये धनबल के सामने जनबल नहीं जीत रहा है। इसीलिए कोरोना के बाद पूरा भारतवर्ष में, पूरा पश्चिम बंगाल में, नंदीग्राम में बेरोजगारों का संख्या बढ़ रहा है, किसान मर रहा है। एक तरफ जनता है, एक तरफ दोनों लूटने वाले ए टीम और बी टीम तृणमूल का। आपको लगता है कि ममता और बीजेपी ए टीम बी टीम नहीं है? हाँ, 10 साल ममता बनर्जी का हथकंडा इस्तेमाल करके जो लोग नंदीग्राम को लूटा है वही आज बीजेपी में है। इलेक्शन कमीशन और ये पुलिस फोर्स अगर अपना दायित्व, अपना कर्तव्य अगर ठीक तरह से पालन करे तो यहाँ पर नंदीग्राम में तृणमूल और बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। इन सब के बीच फिलहाल नंदीग्राम की जनता बोलती है। कोई रोजगार चाहता है तो कोई रोटी, किसी को ममता पर भरोसा है तो किसी को शुभेंदु पर। क्योंकि वो झूठाबाज, वो कोई बात सच बात नहीं, उनका मुंह में जो बात आता है सब झूठा बात। ममता बनर्जी? हाँ हाँ हाँ, हमारा काम किया है, दीदी ने काम किया। वैसे इस रंग रोगन के बीच आम लोग और भी हैं जो ऐसे ही फंसे हुए हैं, कभी नारों में, कभी वायदों में, कभी एम्बुलेंस में। ममता बनर्जी का रोड शो था, उस वक्त भी हमने देखा था कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर बीच रास्ते में फंस गई थी और उसमें जो मरीज थे उनको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी। अभी पुलिस वाले किसी तरह रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये बहुत घातक हो जाता है जिस तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग भाई, NDTV इंडिया। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद यही समझने की कोशिश करते हैं कि किसका प्रचार ज्यादा कारगर हुआ। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं शुभजीत बागची, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, केया घोष नेता बीजेपी, मनोजीत मंडल नेता तृणमूल कांग्रेस हमारे साथ हैं। तो पहले अगर मैं मनोजीत मंडल, अगर आप ही के पास आऊं और आपसे एक पहलू जो था लोकल और बाहरी का, उसमें कितनी बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी तो वहीं के नंदीग्राम के, लेकिन ममता बनर्जी बाहरी हैं। अगर किसी के पास कोई नैरेटिव नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तो वो लोग तो ये करेंगे ना। ममता बनर्जी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। वहां पर नंदीग्राम से ममता बनर्जी का एक अलग तरह का चैप्टर राजनीति में शुरू हुई है, सबको पता है, इतिहास जानती है। इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में राय भी हुई है कि किस तरह का लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए देश में और हर जगह में। उसके बावजूद भी अगर किसी को वहां के बाहरी कहा जाए, लेकिन बाहर से जो खसमे आते हैं, सच में आते हैं, चाहे वो ईपी हो, बिहार हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो और अभी पुलिस वाला हो, उनको बाहरी नहीं कहा जाता है। तो इसी को तो हम कहते हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं तो आप डेस्परेट होके ये कहते हो। देखिए किस तरह का भाषा का प्रयोग हो रही है। तो साहब जो कहते हैं ना ममता बेगम, अरे 2-3 महीने पहले, मैं उस पे आऊंगी, मनोजीत ने उस पर आऊंगी। तो आप कह रहे हैं, पहले तो आप ये कहते नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी
तो चीफ मिनिस्टर हैं, अब उनको ये भी कहना पड़ रहा है कि मैं हर 3 महीने में आऊंगी। केया घोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप आरोप तो लगा सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी लोकल हैं और ममता बनर्जी बाहरी हैं, तो ये पूरा जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या उसमें बाहरी माने जाएंगे क्या? ये सवाल बेहतर होगा निधि आप पूछे तृणमूल से। देश के प्रधानमंत्री को, देश के स्वराष्ट्र मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वभारतीय सभापति है, उनको तृणमूल कांग्रेस बाहरी मानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर, जिनकी स्ट्रैटेजी से, जिनकी बुद्धि से उनकी दल चलती है, कितने करोड़ रुपए उन्होंने दिया है उनको मालूम नहीं है, तो वो बाहरी नहीं है। उनके लिए बाहरी नहीं है हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड से आते हैं उनका चुनाव में प्रचार करने। तो ये जो बाहरी और अंदरूनी, ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स, ये तो ममता बनर्जी ने शुरू किया है। तो उनसे ये सवाल पूछने से मेरे ख्याल से बेहतर होता, शुभेंदु अधिकारी वही के वो भूमिपुत्र है। ममता बनर्जी अगर उन्हीं के हिसाब से आपसे ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि नंदीग्राम में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखाती है बीजेपी, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का दिखाती है, लेकिन पूरे बंगाल में प्रधानमंत्री का चेहरा ही प्रयोग करती है। तो ये सवाल उठता है कि लोकल और ये जो बाहरी का हम लोग ये लड़ाई करते हैं, वाकई क्या इसका कोई औचित्य है? बागची सर, आप हमारे साथ हैं, आप किस तरह से आकेंगे जो ये लोकल और बाहरी का जो नंदीग्राम की सीट पर ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? नहीं, देखिए, अगर सिर्फ नंदीग्राम एक ऐसा जगह है जो कि पूरे शायद राज्य का आपको एक आंकड़ा देगा, एक चित्र देगा, एक पिक्चर देगा, तो इसमें अगर आप पूरे राज्य को देखिए और नंदीग्राम को देखिए तो ये सिचुएशन क्या हो रहा है बंगाल में। हर एक दूसरे दिन दोनों ही पार्टी को कुछ नया चीज निकालना पड़ेगा। ये स्थिति आ गया है कि कुछ ना कुछ, मतलब 2 दिन पहले वो 2 क्लिप आया था, उससे पहले आप देखिएगा एक के बाद एक, उसके बाद प्रधानमंत्री जी गए थे, उसको लेके हलचल मच गया बांग्लादेश में। उसके बाद ये ममता जी ने कह दिया नंदीग्राम वाला जो मुद्दा, यहाँ पे किसानों के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर ये शुभेंदु अधिकारी दिया था। उसके बाद आपके रिपोर्टर ने बोला कि ये हिंदू मुस्लिम लाइन पे इलेक्शन हो रहा है। तो कोई ना कोई नैरेटिव एक 24 घंटे में बन रहा है इस स्टेट में और नंदीग्राम में। इसका कारण ये है कि मतलब 24 घंटे से ज्यादा वो तो मीडिया में रहता नहीं है, तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, दोनों पक्ष को निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे जो अहम बात है, सबसे जो मुझे स्ट्राइकिंग लग रहा है, मैं पत्रकार हूं, कि अभी तक किसी ने नहीं बताया कि अगर हम पावर में आए तो ये मेरा रोड मैप है। बंगाल में इतना फॉर्मल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, इंडस्ट्री इतना कम है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, कौन सी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगा, कहां जमीन मिलेगा, बंगाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यह मुद्दा पब्लिक भी एंटरटेनमेंट में बंगाल में ऐसा सिचुएशन है कि लोग दौड़ता है, लोग इसका खुशी लेता है, आनंद लेता है, दूसरे जगह भी लेता है। तो पब्लिक खुशी में है, पत्रकार खुशी में है, तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स को आप क्यों ब्लेम करते हैं? तो उनको भी यही एंटरटेनमेंट सप्लाई करना है। शुभ जी, ये जो आप एंटरटेनमेंट की बात करें, लेकिन मैं कहीं आंकड़ा पढ़ रही थी 2011 में जो सेंसस आया है कि नंदीग्राम में जो शिक्षा का रेट है वो ज्यादा है, लिटरेसी रेट अच्छा है यहाँ पे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे बंगाल से अगर तुलना में करें तो बेहतर है। ऐसा है क्या कि जो वहां पे एक आम मतदाता है वो इसको समझेगा कि हर दिन कुछ नया, ये जो राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप कह रहे हैं वो ज्यादा अहम हो जाता है, या वाकई में जो जमीनी जरूरतें हैं? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं कि आज तक कोई पार्टी ने बताया कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम इंडस्ट्री के लिए क्या, ये लोग इंडस्ट्री का बात करते रहते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रोड मैप तो है नहीं किसी के पास। बीजेपी आज तक बोला है मनोजीत जी नहीं, रोड मैप के बारे में मेरे जो बहुत ही काबिल दोस्त, तो शायद उनको पता नहीं कि हमारा काम होगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसी को और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। उसी पे आधार पे हमने मैनिफेस्टो भी बनाया और कुछ बहुत स्टनिंग हम प्रॉमिस भी किए हैं। हमारा अगर देखोगे बंगाल में जो डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप देख लीजिए किस जगह में हम लोगों का फर्स्ट प्राइज मिला, कन्याश्री प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य लो, चाहे हेल्थ लो, बात यह है कि भले ही सरकार ने काम किया हो,
लेकिन इतने बड़े दिग्गजों का जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसमें वो विकास की बात करते नजर नहीं आते। जी क्या आप भी कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी। जी क्या तो मैं कहना चाहती थी कि रोड मैप जो डेवलपमेंट का जो रोड मैप के बारे में बागची साहब जो बोल रहे थे, तो डेवलपमेंट का रोड मैप पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। नंदीग्राम जो ममता बनर्जी अभी जाके बोल रही है चुनाव के पहले कि भूलबो ना तो मैं नंदीग्राम, तो ये 10 साल उनको याद नहीं था नंदीग्राम के बारे में। नंदीग्राम के लिए उन्होंने फिर आपसे सवाल ये है कि अगर डेवलपमेंट की बात पूछने पर आप विकास की बात कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर क्यों धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है? क्यों आक्रामक धार्मिक प्रतीकों का ज्यादा प्रयोग, उनका सहारा लिया जा रहा है? मैं मनोजीत से भी पूछूंगी, लेकिन मैं पहले आपसे पूछती हूँ। क्या जी आपका सवाल और एक बार दोहराएंगे? मैं कह रही हूँ धार्मिक प्रतीकों का क्यों ज्यादा प्रयोग हो रहा है इस बार नंदीग्राम में? विकास की बात तो शायद कागज पे रह जाती है। जो बागची जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हर दिन नया नैरेटिव है, धार्मिक स्लोगन देना। देखिए निधि, ये भी सवाल आप तृणमूल से पूछे, बेहतर ममता बनर्जी से पूछे, क्योंकि ये जो सांप्रदायिकता ये उन्होंने स्टार्ट किया है, उनसे ही शुरुआत हुई है। 2011 से हम लोग देखे हैं कि वो इमाम और मुअज्जिम को वो भाता दे रही, लेकिन अब भी जाके 2020 में उनको पुरोहित का नाम याद आया कि अभी जाके उनको भी अपीसमेंट करना है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। शुभेंदु अधिकारी अगर एक बिल्कुल वहाँ के बड़े नेता हैं तो उनको ममता बनर्जी को ममता बेगम कहने की क्या जरूरत कि वो कलमा ठीक पढ़ती हैं, मंत्रोच्चार ठीक से नहीं करती, इसकी आवश्यकता क्या है? क्या जी मेरी बात सुनिए, 30% को जीतने के लिए वो नंदीग्राम गई थी, लेकिन जब उनको नंदीग्राम जाके ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चला कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तुष्टीकरण नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसी पर विश्वास करते, तब उनको पता चला अरे ये तो सिर्फ 30% पे नहीं चलेगा। अब जाके उनको लगा कि अब जो मेजोरिटी है 70%, उनके लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। इसीलिए वो जो चंडी पाठ वगैरह जो देख रही है वही अभी वो कर रही है। इससे बीजेपी को परेशानी अगर वो चंडी जाप कर रही है। दुधेल गाय मतलब मिल्किंग काउज है, और उनके लिए वो देखेंगी। वो ऑन कैमरा ममता बनर्जी ने कहा था, ये तो मेरी बात नहीं है, ये तो और किसी की बात नहीं है, ममता बनर्जी खुद उन्होंने कहा था ये बात। तो अब जाके इलेक्शन के पहले उनको याद आ रहा है कि नहीं, नंदीग्राम में मुझे जो मेजोरिटी है उनको भी मुझे थोड़ा मनोजीत ये जो प्रेशर है ममता बनर्जी पर, हरिवंदना हो रही है, चंडी जाप करना पड़ रहा है, तो ये जो एक प्रतीकों का, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग है वो तृणमूल भी कर रही है, क्या ये बीजेपी के जो प्रचार है उसका जवाब है, इसलिए ऐसा हो रहा है? राजनीति की आधार नहीं है, ये इन लोगों के लिए है। और जो शुभेंदु आज बेगम कह रहे, आप देखिए 3-4 महीने पहले वो भी नमाज पढ़ रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये कर सकते हैं, पर्सनल मामला है। और ममता दी अगर हिंदुत्व को इन्वोक कर रही है और रियल हिंदुत्व है, जब असली हिंदुत्व खतरे में है, क्योंकि ये लोग आते हैं बाहर से आके बोलते हैं हिंदुत्व, लेकिन अब देखिए आसाम में 12 लाख हिंदू अभी तक डिटेंशन कैंप में सफर कर रहे हैं। वहां पर उन लोगों का कोई उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं होती है। वहां उन लोग सीएए के बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां अगर सीएए के बात करे तो वहां का माहौल बिगड़ जाएंगे कि उसी आसाम में तो एनआरसी का आधारित है, सीए नहीं होंगे, बाहर के जो आए हैं किसी भी मजहब, मैं बंगाल की और खासतौर से नंदीग्राम की बात कर रही हूँ। इसलिए नहीं, अरे मैडम जी, प्राइम मिनिस्टर साहब तो तमिलनाडु से बात करते हैं बंगाल के बारे में। देखिए कितना डेस्परेशन है, एक एलेज रेप है, अभी हम लोग को पता नहीं कि बलात्कार हुई कि नहीं है नंदीग्राम में, शायद उनको आज होम मिनिस्टर मुद्दा पे लेकर आए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ममता दी अगर कहती है कि हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व नहीं कहते हैं, उसी जगह से ममता दी मुसलमान के बारे में कहते हैं। हमारे लिए धर्म है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं है, और ये सब लोगों के है धर्म को है, धर्म का मतलब है लोगों को तोड़ो, जय श्री राम बोलो, लेकिन लोगों को मारो, लोगों को प्रहार करो, जय सिया राम बोल के प्रहार करो, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में जाके लोगों को अपमान करो, जय श्री राम बोल के, चाहे चीफ मिनिस्टर बाहर आ रही है उनके ऊपर इंसल्ट हो रही है। तो फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है ना शुभजीत की, पहले एक नारे से गुस्सा आ जाता था, उसका वीडियो वायरल कोई भी कराए, फिर बाद में वही रास्ता अपनाया जाए। शुभजीत, मैं आपसे जो ये धार्मिक प्रतीकों, नारों का इस्तेमाल
और ये बिल्कुल एक पर्सनल चीजें होती है, लेकिन इस चुनाव में इतना साफ तौर पर सबके सामने सार्वजनिक तौर पर जो ये प्रयोग हो रहा है, ये दोनों क्या, ये जो पक्ष हैं ये दोनों बहुत दबाव में हैं क्या? देखिए, पूरे देश में जो हो रहा है, बंगाल तो देश के बाहर नहीं है, तो वही होना है। वो क्या है, वो एक हार्ड हिंदुत्व है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व है। ये दोनों का इलेक्शन हो रहा है यहां पे। मतलब बात साफ है, आपके रिपोर्ट ने बताया कि मुमताज बेगम हर दूसरे दिन शुभेंदु जी पाकिस्तान का नाम ले रहा है, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहा है, वहां पे गड़बड़ होता है तो उसका वीडियो पूरा मतलब बंगाल में स्प्रेड होता है। और दूसरी तरफ अब तृणमूल कांग्रेस को देखिए, अगर ये सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं है तो वो बता दे कि उनका जो मैनिफेस्टो है, इसमें 2011 में उन्होंने एक चैप्टर रखा था सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों का नाम लेके, और 2016 में उसमें चैप्टर हटा दिया, संख्या लघु कहा, मुसलमान शब्द हटा दिया, 42 टाइम्स उन्होंने संख्या लघु कहा। और उसके बाद इस बार सिर्फ 2 बार संख्या लघु कहा है उनके अपने मैनिफेस्टो में, जो कि बीजेपी ने भी 2 बार संख्या लघु कहा है। तो ये हार्ड हिंदुत्व के प्रेशर में सॉफ्ट हिंदुत्व मतलब अपना चेहरा दिखा रहा है, जिसके लिए डिबेट हो रहा है, पूरे देश में डिबेट हो रहा है और बंगाल में वही डिबेट चल रहा है। ठीक है बागची जी, एक सवाल जो मेरे पास समय लगातार घट रहा है कि ये जो नंदीग्राम पे ममता बनर्जी ने चुना कि वो लड़ेंगी, क्या ये उनका मास्टर स्ट्रोक माना जाए या ये माना जाए कि सत्ता की चाबी वो बीजेपी को दे सकती हैं? नहीं, यहाँ पे 2 चीज है, इसमें एक रिस्क है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो यहाँ पे अगर वो हार जाती है तो एक तो शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाएगा सीधे सीधे, और दूसरा लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत के आज के राजनीति में कोई पॉलिटिशियन रिस्क नहीं लेता है, ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, इसीलिए उनका ये हालत है। लेकिन ममता बनर्जी रिस्क लेती है और उन्होंने एक रिस्क लिया है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमने नंदीग्राम पिछले 5 सालों में, शायद उन्होंने कहा है, पार्टी के लोग हम गए थे तो बता रहे थे, उन्होंने 5 सालों में नहीं आया नंदीग्राम, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया है। तो जो लोग रिस्क लेता है, हमने देखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कितना रिस्क लिए हैं, कई बार उन्होंने रिस्क लिए है और आगे भी बढ़ा है, पब्लिक उनको सपोर्ट किए। तो यहाँ पे ममता जी ने रिस्क लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मनोजीत, ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, चुनाव चल रहा है, 8 दिनों से नंदीग्राम में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर सब आसान नहीं लगा होगा, दबाव है उन पे फिर, और रिस्क जो है उस पे कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं वो। देखिए, जब ये सब जो शुभेंदु अधिकारी रिजाइन कर दिया था, वहां पर तो कोई विधायक नहीं थे। ममता दी को लगा कि इस जगह में ममता दी क्यों नहीं गए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये फैमिली के ऊपर ये भरोसा थी। ममता दी इन लोगों को देखिए कितना दिया है, 39, 3 MP, 2 MLA, 2 मिनिस्ट्री और चेयरमैन से क्या करना है। अरे आपको तो भरोसा करना चाहिए था एक फैमिली पर। अभी 7 साल में पाकिस्तान नहीं बना वो शुभेंदु अधिकारी जी, 7 साल में 7 साल तो आप 3 महीने पहले तो टीएमसी में थे, तब पाकिस्तान नहीं हुआ, जब 3 महीने में पाकिस्तान हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सार्वजनिक तौर पर क्यों कहना पड़ा मंत्री पद दिया, हल्दिया बोर्ड पिता को दिया, 2 बैंकों के चेयरमैन परिवार को पंप, ये सब क्या बताता है? ये जो राजनीति है क्या बताता है? पीठ पीछे यही बताते हैं, पीठ पीछे पूरा फैमिली ममता दी के पीठ पीछे छोरी भोका, इसलिए वो गद्दारी की है। अभी देखो ना, बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हो आप, एक इतने सीनियर 81 ईयर्स ओल्ड मिस्टर शिशिर अधिकारी, आप क्यों रिजाइन करके नहीं जाते हो साहब? इतना तो कर सकते हो ना। आखिरी सवाल आपसे, मैं आ रही हूँ बागची जी, आपसे लास्ट कमेंट लूंगी। क्या मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या जो ये जिस तरह से ममता बनर्जी अपना चोट दिखा रही है, व्हील चेयर पे बैठी हैं, इतना संघर्ष कर रही है, क्या ये शुभेंदु अधिकारी के लिए भारी पड़ेगा? पहली बात ये है कि निधि की लगातार 19 दिन के बाद आज ममता बनर्जी, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए सही, लेकिन वो व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमको भी अच्छा लगा क्योंकि वो हमारे राज्य के भी मुख्यमंत्री है, उनको हम चाहते हैं कि पूरा मैदान में वो पैदल आए और उसके बाद हार के जाए। तो देखिए, एक बात है, आप जो बोल रहे हैं ये व्हील चेयर या कुछ, ये सब कुछ मायने नहीं रखेगा। जो मायने रखेगा, नंदीग्राम के जो वहाँ के आदिवासी है, वो पिछले 10 साल में देखे कि क्या किया है तृणमूल सरकार ने। पूरा, आप सिर्फ नंदीग्राम को छोड़ो, पूरा बंगाल को देखो, बंगाल जहाँ पर था उससे और भी बातचीत। सर आप कुछ कह रहे थे, लास्ट कमेंट से मुझे समाप्त करना है जी। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, जो मुझे बहुत, मैं सरप्राइज हुआ कि ममता जी ने एक चीज कहा
कि हमने भरोसा किया था ये शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, तो आप ऐसे भरोसा कर रहे हैं कि आप पूरा इतना ही ट्रस्ट किए कि आप वो क्या कर रहे हैं आप नहीं देख रहे थे। मतलब हल्दिया एक ऐसा जगह है जहां पे शायद पैसा ज्यादा है, वहां पे पोर्ट है, इसके कारण शायद पैसा ज्यादा है कलकत्ता से। वहां पे 5 से 10 हजार ट्रक रोज घुसता है, वहां से कितना पैसा निकलता है ये हम सबको पता है। और उस जगह को आपने पूरा छोड़ दिया एक फैमिली को। ये हमको अजीब सा लग रहा है कि कैसे आप ये कर सकते हैं। और पॉलिटिक्स में कोई भी एम्बिशियस होगा, और वो एम्बिशियस है और वो आगे भी बढ़ रहा है, तो उनको इतना मतलब खेलने का मौका जो है, मैदान खुला छोड़ दिया शुभेंदु अधिकारी के लिए, और आज वो चला गया दूसरी तरफ। तो ये क्यों हुआ, ये शायद तृणमूल का कोई बता पाए। चलिए, आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नतीजे तो हमें 2 मई को ही पता रहेंगे, लेकिन ये जो नंदीग्राम की सीट का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कोरोना से जुड़ी हुई आपको खबर बताएंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार ने बोला है 23% पॉजिटिविटी रेट है, उस पर एक रिपोर्ट। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। कोरोना के घटते मामलों के बीच राज्यों ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में सामान्य इलाज की अनुमति दी थी। अब कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्यों से कहा गया है कि वो कोविड हॉस्पिटल फैसिलिटी फिर से बहाल करें, जिससे बढ़ते मामलों के दौरान इलाज मुहैया कराया जा सके। महाराष्ट्र में जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें लगभग हर चौथे आदमी को कोरोना निकल रहा है। कोरोना की ऐसी चिंताजनक रफ्तार कभी नहीं रही। हालत यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 23% है, तो पंजाब में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, मध्य प्रदेश में भी करीब 8% है। वहीं देश की पॉजिटिविटी रेट करीब 5.5% ही है। दरअसल देश में कोरोना के 80% मामले 6 राज्यों से हैं। वहीं 10 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में अकेले महाराष्ट्र के 8 जिले हैं। इसलिए केंद्र सरकार फिर रणनीति बदलने की बात कर रही है। पिछले 1 साल 2 महीने की अवधि में केसेस घट रहे थे, तो राज्यों ने कई ऐसे अस्पतालों को ओपन किया था फॉर नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज। तो हमने राज्यों का अनुरोध ये किया है कि यदि आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें पुनः परिवर्तित किया जाए इनटू डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटीज, सो दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन एंड मस्ट बी टेकन नाउ, सो देयर शुडंट बी एनी डिले। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली सरीखे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि टेस्टिंग बढ़ाएं, 72 घंटे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और आइसोलेशन को दुरुस्त करने पर ध्यान दें। वहीं नाराजगी पंजाब से दिखी, जो न तो टेस्ट पर्याप्त कर रहा है और न ही आइसोलेशन। पंजाब में मामले और मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। विदाउट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, बिना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के, बिना क्वारंटीन किए, बिना कंटेनमेंट जोन्स बनाए, बगैर आइसोलेशन करे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना मुमकिन नहीं और एक वक्त के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। We allow the chains of transmission to be active. टीकाकरण को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल भी आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करें। We are seeing only less than 6,000. मेरे हिसाब से 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, पर इनमें से सिर्फ 6,000 में ही वैक्सीनेशन हो रहा है। Private sectors is much more, perhaps about 20,000 to my knowledge. चिंता बढ़ते मामलों को लेकर है और चुनौती सही वक्त पर इलाज करने की। यही वजह है कि नए दौर में मामलों के उछाल के बीच अब राज्यों को हिदायत दी गई है कि पुराने वक्त में शुरू किए गए अस्पतालों को और दुरुस्त किया जाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।